हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं का जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए बसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा जो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है उसको लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बस की यात्रा पाठ को पढ़ने से पहले हरिशंकर परसाई जी के जीवन के विषय में हम जान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से क्या किया था, एमए किया था और उसके बाद अध्यापन कार्य इन्होंने किया। फिर स्वतंत्र लेखन ये करने लगे। इन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? वसुधा पत्रिका निकाली। और कहाँ से? जबलपुर से निकाली, जिसका हिंदी जगत में व्यापक स्वागत हुआ। यानी कि जो ये वसुधा पत्रिका है उसको हिंदी जगत में बहुत ही सराहा गया, बहुत ही उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। परसाई जी का लेखन व्यंग को एक साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो परसाई जी थे उन्होंने व्यंग्यात्मकता की विधाएं बहुत लिखी है, जिसको हमारे साहित्य विधा में बहुत ही प्रसिद्धि मिली, बहुत ही उसको सराहा गया और बहुत ही वो लोकप्रिय रही। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों पर आधारित उनके लेख ने व्यंग साहित्य की दिशा और मानकों को नया स्वरूप प्रदान किया। यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विसंगतियां थी, जो कुरीतियां समाज में फैली हुई थी, उसके ऊपर इन्होंने व्यंग करते हुए अपनी रचनाओं को लिखा है, जिसके कारण साहित्य जगत में एक नया ही मार्ग प्रशस्त हुआ, एक नई दिशा उनको मिली है। उन्होंने साहित्यिक व्यंग को इसकी पारंपरिक सीमाओं से निकालकर गंभीर सामाजिक मुद्दों से जोड़ा। इसमें कहा गया है कि जो हरिशंकर परसाई जी थे उन्होंने व्यंग्यात्मकता भरे जो है अपने लेखन लिखे हैं, लेकिन उनको जो है समाज में जो समस्याएं उत्पन्न थी उनके प्रति उनको उसने जोड़ा है। समाज में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार और बेईमानी जैसे मुद्दों पर हरिशंकर परसाई जी के व्यंग लेख साहित्य को एक प्रखर सामाजिक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें भी यही कहा गया है कि जो हरिशंकर परसाई जी ने उन्होंने जो समाज में हमारी जो कुरीतियाँ थी, जो समस्याएं थी, जो कुप्रथाएं उस समाज में प्रचलित थी, उनके ऊपर इन्होंने क्या करा है, हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं, जिसके कारण साहित्य को एक प्रखर सामाजिक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके व्यंग केवल हास्य उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी कि जो व्यंग है, जब हम किसी के ऊपर व्यंग करते हैं तो क्या कहते हैं, उसका व्यंग का मतलब उसको मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में कहते हैं। तो वो किस लिए कहते हैं कि यानी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हम खिल्ली उड़ा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, हरिशंकर परसाई जी ने उनका मजाक ना उड़ाते हुए बल्कि उन जो समाज में जो विसंगतियां उत्पन्न थी, समाज में जो समस्याएं थी, उनके प्रति जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सचेत करने के लिए, जनता को बताने के लिए इन्होंने अपने हास्य व्यंग्यात्मक जो लेख हैं वो लिखे हैं। उनकी विविध रचनाएं बदलाव की भावनाओं को जन्म देती है। ताकि बदलाव की भावनाएं कैसी होंगी, जैसे कि अगर समाज की जनता उन समस्याओं के बारे में जागरूक होएगी, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जो विसंगतियाँ फैली हुई है, उनके प्रति जब वो जागरूक होएगी तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। तो जिससे क्या होगा, समाज में बदलाव आएगा, वो विसंगतियाँ दूर होंगी और आदर्श मूल्यों की स्थापना वो क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आदर्श मूल्यों की स्थापना होंगी। तो यही इस हरिशंकर परसाई जी की जो लेखनी थी, उनकी ये क्या है, ये विशेषताएं हैं कि उन्होंने किस प्रकार की लेख लिखे हैं। अब है बस की यात्रा।
पाठ का हम सारांश जानेंगे कि इस पाठ में क्या घटनाएं घटित हुई हैं, लेखक क्या कहना चाहता है, किस विषय में लेखक ने ये जो लेख है वो लिखा है। तो प्रस्तुत जो पाठ है एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जो बस की यात्रा ये पाठ है, ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जब हम किसी स्थान की, किसी जगह की जब हम यात्रा करते हैं तो उस यात्रा का वर्णन जब हम शब्दों के माध्यम से करते हैं, बताते हैं कि उस यात्रा के दौरान में क्या घटनाएं घटित हुई, क्या हमें सीखने को मिला, क्या हमने अनुभव किया है। तो उन सब का जो वर्णन हम अपनी लेखनी के माध्यम से करते हैं, अपनी रचना के माध्यम से करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यात्रा मतलब जो हम यात्रा कर रहे हैं, और वृत्तांत मतलब उसके बारे में बताना। तो ये जो बस की यात्रा पाठ है वो क्या है, वो एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया। व्यंग्यात्मक मतलब एक व्यंग के माध्यम से उसका वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अत्यधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी नहीं संकोच करते, मतलब जरा भी विचार नहीं करते हैं कि अगर हमारी लापरवाही से कितने यात्रियों की जान जा सकती है, तो वो उसकी परवाह नहीं करते हैं और खटारा बस को चलाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया, यानी कि उन्होंने क्या करना था, जबलपुर से उन्होंने ट्रेन पकड़नी थी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि पन्ना से सतना तक जो यात्रा है वो किससे करेंगे, बस से करेंगे। वे सुबह पहुंचना चाहते थे, उनमें से 2 को सुबह काम पर ही पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा करने की सलाह भी दी। उन्होंने क्या था, सवेरे काम पर जाना था और उनको सवेरे पहुंचना था उस जगह पर, कहाँ पर, जबलपुर के लिए। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने उस बस में यात्रा करने के लिए मना कर दिया कि इस बस में यात्रा मत करो। लेकिन क्या था, उनको ज़रूरी काम था, वो सवेरे काम पर पहुंचना था, जिसके कारण उन्होंने उस बस में यात्रा की। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर दशा में है, यानी कि बिल्कुल खटारा है, बिल्कुल हर जगह से टूटी फूटी है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी, जैसे एक वृद्ध महिला होती है उसी प्रकार से उस बस की दशा थी। उसे देखकर मन में यही संशय उत्पन्न हो रहा था। क्या संशय उत्पन्न हो रहा था, तो उसको हम देख लेते हैं कि वह बस चलेगी भी या नहीं। मतलब उसकी बस की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बस चलेगी या नहीं भी, इतनी बुरी हालत थी उस बस की। वास्तव में वह बस तो पूजनीय थी, यानी कि पूजा के योग्य थी, कि उस बस की तो क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। फिर उस पर सवारी कैसे की जाए, मतलब उस बस जो एक वृद्ध महिला की तरह लग रही थी, जो काफ़ी पुरानी थी, जिसने मतलब अपना क्या किया है, अपनी सेवा करी है जनता के प्रति। अब वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, ऐसी जर्जर अवस्था में है कि वो चलने योग्य नहीं है। उसकी तो सिर्फ पूजा की जानी चाहिए, उस पर सवारी नहीं की जानी चाहिए, ये इसमें कहा। उसी बस के कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे, मतलब जो ये बस थी वो जिस कंपनी की थी, उस कंपनी का एक हिस्सेदार भी क्या कर रहा था, उस बस में यात्रा कर रहा था। उनका कहना था कि बस क्या है, एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। ये जो बस का हिस्सेदार था, उसने क्या कहा कि ये बस बहुत अच्छी है और अच्छे से चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। मतलब जिस तरीके की बस की हालत थी, उसको देखकर लेखक और उसके साथियों का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो उस बस में यात्रा करें। लेखक के डॉक्टर मित्र ने अपने अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ क्या हो गया, बस में बैठ गया। मतलब लेखक के जो दोस्त थे उसमें से एक डॉक्टर ने, वो डॉक्टर थे और उन्होंने क्या कहा कि बस जो है जैसे नई नवेली, बिल्कुल एकदम चकाचक जो बस आती है, नई निकलती है, जिस तरीके से उस पर विश्वास के साथ हम यात्रा कर सकते हैं, उसी प्रकार से इस बस में भी हम यात्रा कर सकते हैं। और लेखक और उसके साथी क्या हो गए, फिर उस बस में यात्रा करने के लिए बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहे हों, कि जो लेखक
को वहाँ पर बस स्टॉप तक जो छोड़ने के लिए ले आए हुए थे लोग, वो लेखक को इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि वो अब दुनिया में फिर दोबारा से उसको नहीं देख पाएंगे। तो लेखक को ऐसा लग रहा था। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रहे हो, जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना ही चाहिए। इस लाइन में लेखक ये कह रहे हैं कि जब हम बस में बैठे थे, तो बस में बैठने के बाद जो लोग हमें छोड़ने आए थे, वो उनकी आंखों से ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो अपनी आंखों के माध्यम से कह रहे हो कि इस दुनिया में जो इंसान आया है उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। और बस की ऐसी अवस्था है कि बस में कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, तो ये तो एक बहाना होगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से हर किसी को जाना ही है और वो लेखक को अब दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे। बस के चालू होते ही सारी बस क्या हो गई, हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी क्या हो गए, गिरने लगे। यानी कि बस जो है इतनी ज़्यादा हिल रही थी चलते हुए कि उसके हिलने के कारण बस की खिड़कियों में जो टूटे फूटे कांच जो रह रहे थे वो भी क्या हो गए, गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था कि वे कांच गिरकर उसको घायल ही ना कर दे। यानी कि जो कांच हिल रहे थे, टूटे फूटे जो कांच बचे हुए थे, अगर वो गिरेंगे तो उनके ऊपर गिरकर उनको घायल ना कर दे। लग रहा था सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई कि किस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो बस की हालत ऐसी थी कि बस के जो सभी पार्ट हैं, बस के जो भाग थे, वो एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर पा रहे थे। उसकी जो बॉडी है वो क्या कर रही थी, बिल्कुल हिल रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, इतनी जर्जर अवस्था में वो थी। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। यानी कि बस तो धीरे चल रही है, लेकिन जिस तरीके से उसकी बस वो हिल रही थी, उसकी जो बॉडी हिल रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बस तो को छोड़कर आगे ही आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका है। यानी कि बस की सीटें भी ऐसे हिल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि लेखक उन सीटों के बीच में क्या हो गया, अटक गया है। चलती बस क्या हो गई, अचानक रुक गई। लेखक को पता लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी से निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भरने लगा। यानी कि जो है पेट्रोल क्या हो रहा था, गिर रहा था, छेद हो रहा था, तो उसने क्या करा, पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लिया और फिर से क्या रखा, बगल में एक नली रखी थी, उससे वो इंजन में दोबारा से उसको भरने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये भी एक तरीके से क्या किया उन्होंने, व्यंग किया किसके ऊपर, बस ड्राइवर के ऊपर और पेट्रोल की टंकी के ऊपर, कि वो जो दोबारा से उस इंजन में दोबारा से उस में पेट्रोल इस तरीके से डालेंगे पाइप के ज़रिए जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसको गोद में उठाकर फिर उसको दूध पिलाती है, उसी प्रकार से वो क्या करेगा, वो बस के इंजन को अपनी गोद में ले लेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको नली से वो पेट्रोल इस तरीके से डालेगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल कम हो रही थी, यानी कि बस अब धीरे धीरे चल रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा जो भी भरोसा था वो क्या हो गया था, उठ गया था। लेखक को थोड़ा बहुत भी जो भरोसा था बस के ऊपर, जो विश्वास था, वो क्या हो गया, अब वो भी हट गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए या उसका ब्रेक फेल ना हो जाए। यानी कि बस भी के भी जो पुर्जे थे, जितनी भी जैसे सीट थी, कांच थी खिड़कियों के, और भी जो बाकी बॉडी होती है बस की, वो सब क्या कर रही थी, हिल रही थी, सीटें हिल रही थी। उसके बस चलते हुए इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। तो बस ऐसी जर्जर अवस्था में थी कि लेखक को ऐसे लग रहा था कि बस ड्राइवर जो स्टीयरिंग से बस चला रहा है तो वो स्टीयरिंग ही निकल कर उसके हाथ में ना आ जाए, या फिर कहीं बस का जो है ब्रेक ना फेल हो जाए। तो इस तरीके से उसको लग रहा था। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। यानी कि किनारे पर जो पेड़ थे वो
लेखक को क्या लग रहे थे, दुश्मन लग रहे थे। क्यों लग रहे थे कि कहीं वो पेड़ों से उनकी जो बस है वो टकरा ना जाए, क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता है कि बस इसमें गोता न लगा जाए। यानी कि बस इस तरीके से चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अगर कि किनारे, सड़क के किनारे पे कोई झील दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा था कि बस सड़क से उतरकर कहीं उस झील में ही ना गिर जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई, यानी कि फिर से बस जो है रुक गई। ड्राइवरों के प्रयास के बाद भी बस ना चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए उसे संयोग मात्र बता रहे थे कि बस के कंपनी क्या कर रहे थे कि ये जो बस है वो कैसी है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास की है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा वो कुछ दिक्कत आ गई, एक संयोग है जिसके कारण ये बस रुक गई है। मध्यम चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। यानी कि रात का समय था, चांदनी में ऐसी लग रही थी बस कि जैसे कोई बुढ़िया है जो चलती चलती थक जाती है और थोड़ा सा विश्राम करने के लिए कहीं पर रुकती है। उसी प्रकार से ये बस भी जो है एक बुढ़िया के समान रुककर अब विश्राम कर रही है, क्योंकि ये थक गई है चलते चलते। उसे डर लग रहा था कि इतने आदमियों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए, यानी कि बस में जान ही बिल्कुल नहीं है और इतने सारे यात्री बैठे हैं तो कहीं इस बस के प्राण ही ना निकल जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के इंजन को खोलकर उसको क्या किया, ठीक किया। बस तो चल पड़ी, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो क्या हो गई, और भी धीमी हो गई। यानी कि बस जिस गति से चल रही थी, जिस चाल से चल रही थी, अब वो और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी, यानी कि बस की जो लाइट थी वो भी क्या हो रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वह भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे पर खड़ी हो जाती थी, यानी कि जब सड़क से कोई दूसरी गाड़ी जब गुजरती थी तो वो बस क्या थी, बस एक किनारे पर जाकर रुक जाती थी और उन गाड़ियों के निकलने के बाद ही वो चल रही थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया। यानी कि जब पुलिया पर, एक पुल पर जब वो बस पहुंची तो क्या हो गई, उस बस का एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, क्योंकि वो बस की स्पीड कैसी थी, धीरे धीरे थी, वो बहुत ही धीरे धीरे गति से चल रही थी, जिसके कारण जब बस का टायर फटा तो वो क्या हो गई, झटके से रुक गई। अगर तेज़ गति में होती तो क्या होती, नदी में गिर जाती, उस नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। उसके जैसे उत्सर्ग की भावना अत्यंत मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था। यानी कि जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वो भी जब उस बस में यात्रा कर रहा था तो उसको देखकर क्या कर रहा था, बस जो लेखक है उसके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा था कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी इस बस में यात्रा कर रहा है। उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। यानी कि उस बस कंपनी के जो हिस्सेदार था उसके बारे में अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो बस कंपनी का जो ये हिस्सेदार है उसको कैसा होना चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलन के नेता होना चाहिए। उसके साहस और बलिदान की जो भावना उसके अंदर भरी हुई है बस को लेकर के, यानी कि बस के प्रति उसका जो साहस और बलिदान की जो भावना है उसका क्या हो रहा है, सही से प्रयोग नहीं हो रहा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस बस में यात्रा कर रहा है। यानी कि जैसे कि एक क्रांतिकारी आंदोलन होता है, वो देश की सेवा करने के लिए अपने साहस और बलिदान की भावना उसके अंदर कूट कूट करके भरी है, तो उसी प्रकार और अपने उस देश की रक्षा करने के लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। उसी प्रकार से बस के प्रति इसके मन में कैसी भावना है, बलिदान की भावना है, श्रद्धा की भावना है, जिसके कारण वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी उस बस में यात्रा कर रहा है। तो उस इंसान को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा है कि इसको तो कैसा होना चाहिए, एक क्रांतिकारी नेता होना चाहिए।
बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। अब यहाँ पर भी हमें जो है व्यंग दिखाई दे रहा है कि लेखक ने कैसे क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो ये क्रांतिकारी नेता के इस आदमी को होना चाहिए कि उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और इस बस में वो यात्रा कर रहा है। अगर ये बस जो है नाले में गिर जाती तो इतने सारे यात्रियों की जान जो है क्या होती, चली जाती। और जो देवता है वो क्या करता, इस इंसान का बाहें पसारे इंतज़ार करता कि इसने जो है अपनी जान दे दी, ये ऐसा इंसान है। लेकिन क्या करा, इसने बस का टायर भी नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अब क्या किया कि जब बस का टायर फट गया तो दूसरा टायर बदला गया, जिससे गाड़ी है वो फिर से चलनी पड़ी। लेकिन लेखक और उसके जो मित्र थे उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो सही सलामत पन्ना या फिर दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है, यानी कि बस में यात्रा करते करते ही वो इस लोक से दूसरे लोक में चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। यानी कि उन्होंने अब ये लगने लगा था कि वो अब दूसरी जगह पर सही सलामत नहीं पहुंच सकते। इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में, यानी कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाना ही है, तो अब चिंता किस बात की करना। तो वो उन्होंने क्या करा, वो आराम से बैठ गए और चिंता को छोड़ करके हंसी मजाक में लग गए। तो चलिए अब हम इस पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को जान लेते हैं। डाकिन किसको कहते हैं? डाका डालने वाली। श्रद्धा, आदर एवं सम्मान की भावना। बूढ़ी, बूढ़ी का अर्थ क्या होता है? सैकड़ों या सदियों साल पुरानी। अनुभव, अनुभव का अर्थ क्या होता है? तजुर्बा। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। कष्ट, कष्ट का अर्थ क्या होता है? तकलीफ या दुख। हिस्सेदार, जिसका हिस्सा हो या भागीदार, उसको क्या कहेंगे? हिस्सेदार। अनुभवी, अनुभवी को हम क्या कहेंगे? तजुर्बेकार। नई नवेली, यानी कि बिल्कुल नई, बिल्कुल नई को क्या कहेंगे? नई नवेली। विश्वसनीय, जो विश्वास के योग्य है उसको क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहेंगे। अंतिम विदा, अंतिम विदा का अर्थ क्या होता है? आखिरी विदाई या जिसके बाद मिलना ना हो। रंक, रंक का अर्थ क्या होता है? भिखारी या अत्यंत गरीब। फकीर का अर्थ साधु। निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है कारण या बहाना। स्टार्ट का अर्थ होता है चालू। फौरन, फौरन अर्थात तुरंत। सरकना यानी कि खिसकना। सहयोग, असहयोग, असहयोग का अर्थ क्या होता है? सहयोग न करना। सविनय यानी कि विनम्रता पूर्वक। अवज्ञा, आज्ञा न मानना या फिर उसका उल्लंघन करना, तो उसको क्या कहेंगे? अवज्ञा कहेंगे। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण, यानी कि किसी को जब कहते हैं ना कि खेल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से अपना क्या है अच्छे से अपना कौशल दिखा सके। दौर, दौर का अर्थ क्या होता है? युग या समय। बॉडी यानी कि ढांचा। बगल का अर्थ होता है पास में। रफ्तार यानी कि चाल और वेग। लुभावना, मन को अच्छा लगने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? लुभावना। गोता लगाना यानी कि डूब जाना या डुबकी लगाना। तरकीब, तरकीब का अर्थ है उपाय या तरीका। फर्स्ट क्लास का अर्थ होता है बिल्कुल ठीक। इत्तेफाक यानी कि संयोग। क्षीण, क्षीण का अर्थ क्या होता है? कमजोर या मध्यम। दयनीय, दयनीय का अर्थ क्या होता है? दया करने योग्य। ग्लानि, स्वयं पर शर्म महसूस करना। ग्लानि का अर्थ क्या होता है? खुद पर शर्म महसूस करना, यानी कि स्वयं पर शर्म महसूस करना, शर्म आना, उसको क्या कहेंगे? ग्लानि। बियाबान यानी कि सुनसान। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का अर्थ क्या होता है? अंतिम क्रियाक्रम या मरने के बाद किया जाने वाला कार्यक्रम, उसको क्या कहेंगे? अंत्येष्टि कहेंगे। ज्योति यानी कि प्रकाश व रोशनी। टटोलना का अर्थ क्या होता है? ढूंढना या खोजना।
पुलिया, पुलिया का अर्थ क्या होता है? छोटा सा पुल। स्पीड का अर्थ होता है रफ्तार, रफ्तार, चाल, गति, ये सब स्पीड के अर्थ है। हालत यानी कि दशा। उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? त्याग या किसी वस्तु को छोड़ देना, तो उसको क्या कहेंगे? उत्सर्ग। दुर्लभ यानी कि अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला, जो हमें बिल्कुल कठिनता से प्राप्त होगा, बड़ी मुश्किलों के बाद जो हमें प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। क्रांतिकारी यानी कि क्रांति फैलाने वाला। बाहें पसारे, बाहें पसारे स्वागत करने के लिए तैयार। बेताबी यानी कि बेचैनी या व्याकुलता। इत्मीनान से यानी कि निश्चित भाव से। तो ये इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द है जिनके अर्थों को हमने जाना। अब इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है, अब हम उनको देखते हैं। कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम जान लेते हैं। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जाग गई। क्यों? क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बाद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। यानी कि उनको पता था कि इस टायर की स्थिति कैसी है, फिर भी वो क्या कर रहा था? बस को चलाने की हिम्मत जुटा रहा था, साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की भावना कैसे हो रही थी? दुर्लभ हो रही थी। अर्थ मोह मतलब धन यानी कि पैसे की लालच की वजह से आत्म बलिदान की जो भावना थी वो कैसे होती? दुर्लभ हो गई थी, यानी कि मुश्किल हो गई थी, कम हो गई थी, दिखाई दे रही थी। जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कैसा हो गया? श्रद्धा भाव जो है वो उमड़ता दिखाई पड़ा। अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत कैसी है? बहुत ही ख़राब है, वो चलने की स्थिति में नहीं है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस कैसी डाकिन की तरह लग रही थी। इसी कारण लोगों ने इस बस में सफ़र करने से मना किया था। अब हम आगे देखते हैं। ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? तो इसका उत्तर हम जान लेते चलिए। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। क्या करने लगी? आवाज़ करने लगी, बहुत ज़ोर से हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही क्या है? इंजन है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार इंजन आवाज़ करता है उसी प्रकार से बस स्टार्ट होते ही, बस चालू होते ही पूरी बॉडी हिलने लगी, वह बहुत ही तेज़ आवाज़ करने लगी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो बस क्या है? एक इंजन की तरह है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ था। इंजन स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी क्या कर रहे थे? हिल रहे थे। गजब हो गया, ऐसी बस आपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना कैसा था? स्वाभाविक ही था। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। कि ये चलेगी नहीं, ये क्या करेगी? अपने आप चलेगी। जिसके कारण लेखक को आश्चर्य हुआ।
मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो चलिए हम देखते हैं कि बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं टूट सकती है। यानी कि जिस प्रकार से बस की स्थिति थी वह टूटी फूटी थी, खिड़कियां हिल रही थी, उनके हिलने से जो बचे कुचे कांच थे वो भी टूट के गिर रहे थे। बस की सारी सीटें हिल रही थी। बस में जो यात्री करने वाले थे वो भी बहुत बुरी तरीके से हिल रहे थे। बस आवाज़ कर रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। तो जिस तरीके से बस की स्थिति थी उससे ऐसा लग रहा था कि बस का जो स्टीयरिंग है वो कहीं पर भी टूट सकता है। बस के जो ब्रेक हैं वो भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकलने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। सविनय आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए कि सविनय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में सरकारी आदेशों को पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। किसके संदर्भ में किया है? बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है कि जिस तरीके से बस की हालत है वो बस के मालिक से और यात्रियों से खुद को स्वतंत्र करने के लिए कह रही है कि मुझे अब आज़ाद कर दो। आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या किसी प्रकार का डाउट है तो वो मुझे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ताकि मैं उस डाउट को जो है अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं और आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको मैं अच्छे से फिर से समझा सकूं। तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो इन वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।